is Radhika Gaur with the session number 4 of your chapter Control and Coordination. तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं, इन विच वी आर गोना डिस्कस अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो मैंने आपको बताया था कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसके दो टाइप होते हैं, एक तो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेकंड होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो नर्व्स होती हैं हमारी वो उसे कंबाइन करके फॉर्म करती हैं, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है ये अब हम यहाँ पे इस सेशन में स्टडी करने वाले हैं। So let's start the session with the central nervous system. Actually, we can also call it CNS. The short form of central nervous system is CNS. Clear? CNS comprises, or we can say comprises of brain and spinal cord. जो CNS होता है उसमें क्या होता है, brain और spinal cord दोनों एक दूसरे के साथ मिलके जो नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं। They receive information from all parts of the body and integrated. वो क्या करते हैं, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद उसे इंटीग्रेट करते हैं। क्लियर? The entire surface of CNS is bathed with a clear colorless fluid called cerebrospinal fluid. क्लियर? जितना भी हमारा CNS का सरफेस होता है उसमें क्या होता है, उसमें क्लियर कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसे हम सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड बोलते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CSF. क्लियर? So the thing is that CNS comprises of brain and spinal cord and they receive information from all parts of the body and then integrated. Now the thing is what is human brain. सबसे पहले हम human brain के बारे में स्टडी करते हैं, देन आफ्टर हम स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो ह्यूमन ब्रेन है इज द मोस्ट लॉन्गेस्ट और वी कैन से इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। So the human brain is the main coordinating center of the body which enables an organism to think and take decisions. Human brain क्या होता है, human brain जो होता है, जो बॉडी है उसके जो सेंटर है उसका मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर बोल सकते हैं। बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर जो होता है वो क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन होता है। एक्चुअली इट enables an organism to think and take decisions. इसकी वजह से क्या होता है, सिर्फ ह्यूमन ब्रेन की वजह से ही कोई भी ऑर्गेनिज्म कुछ सोच सकता है, थिंक कर सकता है और कोई भी डिसीजन को ले सकता है। नॉर्मली जब कोई भी इंसान मेंटलिटी वाली कंडीशन से गुजर रहा होता है, द थिंग इज दैट उसका जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो डैमेज हो चुका होता है। इन दैट टाइम ना तो वो कुछ सोच सकता है और ना ही कोई डिसीजन ले सकता है। सो द ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी. The thinking of human brain, or we can say the thinking of brain involves more complex mechanism and neural connections. जो ब्रेन की थिंकिंग होती है उसमें क्या होता है, काफी सारे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं और काफी सारे न्यूरल कनेक्शंस प्रेजेंट रहते हैं। तो अभी हमें यही डिस्कस करना है कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कैसे कैसे उसके फंक्शंस हो पाते हैं। So the thing is, this is the structure of human brain in which you can see it is spinal cord, it is midbrain, ये सेरेनियम है, ये सेरेब्रम है, ये फोरब्रेन है हो गया हमारा, ये हिंडब्रेन हो गया, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड होगी और ये पिट्यूटरी ग्लैंड होगी। तो अभी हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे इस सेशन में। सो और लेट्स स्टार्ट द थिंग। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन ब्रेन रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स, इंटरप्रेट इट and send instructions to the muscles or other effectors. जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो क्या करता है, वो पहले जो इंफॉर्मेशन है उनको रिसीव करता है। इंफॉर्मेशन को रिसीव करके क्या करता है, वो उन्हें जो इंफॉर्मेशन हैं उन्हें सेंस ऑर्गन से रिसीव करके उन्हें इंटरप्रेट करता है और इंटरप्रेट करने के बाद उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को वो मसल्स को भेज देता है और जो भी हमारे अदर इफेक्टर्स हैं उन्हें वो भेज देता है। क्लियर? That human brain receives information from the sense organs, interprets it and sends instructions to the muscles or other effectors. Hence, the nervous system communicates with the muscles in two ways. तो जो नर्वस सिस्टम है वो मसल से दो वेज में कम्युनिकेशन कर पाता है, फर्स्ट थ्रू स्पाइनल कॉर्ड एंड थ्रू ब्रेन। पहला ब्रेन के थ्रू और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। And communication between the central nervous system, that is spinal cord and brain, and other part of the body is facilitated by the peripheral nervous system, which consists of cranial and spinal nerves. जो ये कम्युनिकेशन होता है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में और जो अदर पार्ट्स हैं बॉडी के उनके बीच का जो कनेक्शन होता है
उसे कौन फैसिलिटेट करता है, उसको कौन वर्क में लाता है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू ही कंट्रोल हो पाते हैं, कोऑर्डिनेट हो पाते हैं, क्योंकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो नर्व से कंबाइंडेड रहता है और नर्व के प्रेजेंट होने की वजह से ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो अदर पार्ट्स हैं बॉडी के उनके बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। अब क्या आता है, जो ब्रेन है उसके तीन मेन रीजन होते हैं, वी कैन से तीन मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है फोर ब्रेन, सेकंड होता है मिड ब्रेन और थर्ड होता है हिंड ब्रेन। क्लियर? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब ये क्या होते हैं, अभी हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट होता है हमारा फोर ब्रेन। सो इट इज द लार्जेस्ट एंड मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो लार्जेस्ट और मेन थिंकिंग पार्ट रहता है वो फोर ब्रेन ही रहता है, which receives sensory impulses from various receptors। वो क्या करता है, जितनी भी हमारी सेंसरी इम्पल्सेस हैं उन्हें रिसेप्टर्स से रिसीव करने का वर्क फोर ब्रेन का होता है। क्लियर? दैट इट रिसीव्स सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द वेरियस रिसेप्टर्स। It comprises of three main parts: cerebrum, olfactory lobes and diencephalon। क्लियर? इसमें क्या होता है, diencephalon, olfactory lobes and cerebrum, तीन मेन पार्ट्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। अब ये पार्ट्स क्या होते हैं हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया सेरेब्रम प्रेजेंट होता है। सेरेब्रम क्या होता है, इट इज अ डोम शेप्ड, वी कैन कंसीडर्ड एज अ रूफ ऑफ द फोर ब्रेन एंड एक्ट्स एज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये क्या होती है, ये एक डोम शेप्ड रहती है। क्लियर? और इसे हम फोर ब्रेन की रूफ की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं और ये जो होती है ये मेन थिंकिंग पार्ट की तरह एक्ट करती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग, स्पीच, इंटेलिजेंस, साइट, हियरिंग एंड यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या होती है, ये रिस्पॉन्सिबल, जितनी भी रीजनिंग हुई, स्पीचेस हुई या फिर हमारी इंटेलिजेंस साइट हुई, हियरिंग की साइट हुई या फिर जो इंफॉर्मेशन है उनको यूज करने की साइट हुई, इन सब में जो रिस्पॉन्सिबल रहती है वो क्या रहती है, सेरेब्रम। क्लियर? That it acts as the main thinking part of the brain and is responsible for reasoning, speech, intelligence, sight and many other things including uses of information and hearing, etc. Clear? Now the thing is, this also I mean to say the separate area of association with sensory information is interpreted by combining the information from other receptors as well as with information that is already stored in the brain or found in the cerebrum itself। जितने भी हमारे सेपरेट एरियाज होते हैं एसोसिएशन के, जहाँ पे जितने भी हमारे सेंसरी इंफॉर्मेशंस होती हैं उन्हें इंटरप्रेट किया जाता है ताकि जो इन्फॉर्मेशन हैं उन सबको कंबाइन करके, क्लियर, जितने भी रिसेप्टर्स से हमें इंफॉर्मेशन मिली उन इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके इंटरप्रेट जिन एसोसिएशन एरियाज में किया जाता है। और उन्हीं एसोसिएट एरियाज में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, वो सब कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, वो सब सेरेब्रम में खुद ब खुद प्रेजेंट रहता है। क्लियर? कि जो सेरेब्रम है उसमें एसोसिएशन एरियाज प्रेजेंट रहते हैं जहाँ पे जो सेंसरी इंफॉर्मेशंस होती हैं उन्हें इंटरप्रेट करा जाता है बाय कंबाइनिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर रिसेप्टर्स, और उसके साथ साथ एज वेल एज विद इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन आर फाउंड इन द सेरेब्रम इटसेल्फ। और जितनी भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे ब्रेन में स्टोर्ड रहती हैं वो भी सेरेब्रम में ही मिलती हैं। क्लियर? तो ये कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो हमारे एसोसिएशन एरियाज होते हैं, क्या होते हैं, एक तो सेंसरी एरिया होता है। सेंसरी एरिया रिसीव्स सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स इन द स्किन, मसल्स, आई, ईयर्स एंड नोज। जो सेंसरी एरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, जितनी भी हमारी सेंसरी इंपल्सेस होती हैं उन्हें जो रिसेप्टर्स हैं उनसे स्किन, मसल्स, आईज, ईयर्स और नोज से उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर? एसोसिएशन एरियाज में क्या होता है, interpret sensory information by relating it to the previous experience and information from the other receptors। ये क्या करते हैं, ये जितनी भी हमारे सेंसरी इंफॉर्मेशन होती हैं उन्हें इंटरप्रेट करते हैं। और इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि जो प्रीवियस एक्सपीरियंस और प्रीवियस इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से और रिसेप्टर्स की अवेलेबल थी उनसे सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिलेट करके उनका रिलेशन उनसे लगा के उन्हें इंटरप्रेट करने का वर्क एसोसिएशन एरियाज का होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे मोटर एरियाज। सेंड इम्पल्सेस टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। जो मोटर एरियाज होते हैं वो जो इम्पल्सेस हैं उन्हें मसल्स और ग्लैंड्स को सेंड करते हैं। ऑल्सो कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, और साथ ही में ये जितनी भी हमारी वॉलेंट्री मसल्स रहती हैं उनकी मूवमेंट को भी कंट्रोल करके मोटर एरियाज ही रखते हैं। अब सेकंड सेरेब्रम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया।
जो सेकंड पार्ट था फोर ब्रेन का वो था ऑल्फैक्टरी लूप्स। तो ऑल्फैक्टरी लूप्स क्या होते हैं? A pair of very small solid cup-shaped bodies widely separated from each other and responsible for detecting smell from different receptors। ये क्या होती हैं? ये very small solid और cup-shaped body होती हैं, क्लियर, जो widely separated रहती हैं एक दूसरे से फर्स्ट, और जितनी भी हमारी स्मेल होती है, क्लियर, डिफरेंट रिसेप्टर्स से जो स्मेल को डिटेक्ट करने का वर्क होता है वो हमारे ऑल्फैक्टरी लोब्स का ही वर्क रहता है, क्लियर। That olfactory lobes are the pair of very small solid club-shaped bodies widely separated from each other and responsible for detecting smell from different receptors। अब आता है हमारा डायंसिफिलॉन। तो डायंसिफिलॉन क्या होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ थैलेमस, अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर द सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। इसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस प्रेजेंट रहते हैं, क्लियर। जो थैलेमस होता है वो क्या होता है? वो एक काफी बड़ा मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है सेंसरी और मोटर सिग्नल्स के लिए, जबकि जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या होता है? इट कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। जो भी बॉडी टेम्परेचर होता है या ईटिंग की अर्ज रहती है, ड्रिंकिंग की अर्ज रहती है, उसको ये डायंसिफिलॉन का जो हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल करके रखता है। दैट इज जो डायंसिफिलॉन है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, क्लियर। नाउ द थिंग इज फोर ब्रेन के बारे में हमने स्टडी कर लिया, वो हो गया कंप्लीट। अब बात आती है जो मिड ब्रेन होता है वो क्या होता है? इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन टू द हिंड ब्रेन। जो मिड ब्रेन होता है वो फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करके रखता है। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक टू लोकेट साउंड्स एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन फोकसिंग द ऑब्जेक्ट। ये क्या करते हैं? जितने भी हमारा हेड, नेक, ट्रंक की मूवमेंट्स होती हैं उन्हें कंट्रोल करके रखता है ताकि जो हमारे साउंड्स हैं, विजुअल रिफ्लेक्सेस हैं, वो इन्वॉल्व रहे और जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकस इजीली हो पाए। इट ऑल्सो कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई मसल्स, प्यूपिल साइज एक्सेट्रा। इसका एक और वर्क रहता है कि जितने भी हमारे रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होती हैं आईज मसल्स की या प्यूपिल साइज की, जितनी भी हमारी रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होंगी उनको भी कंट्रोल करने का वर्क हमारा किसका होता है? मिड ब्रेन का होता है, क्लियर। नेक्स्ट इज हिंड ब्रेन। अब मिड ब्रेन हमने स्टडी कर लिया, फोर ब्रेन हमने स्टडी कर लिया। नाउ द लास्ट थिंग इज दैट हिंड ब्रेन। इट प्रोवाइड्स कनेक्शन बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड रेस्ट ऑफ द ब्रेन। ये क्या करता है? जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है उनके बीच में कनेक्शन प्रोवाइड हमारा हिंड ब्रेन करता है, क्लियर। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। इसमें भी थ्री पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, सेरेबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला ओविलोंगेटा, क्लियर। सेरेबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला ओविलोंगेटा। So discussing about them, cerebellum क्या होता है? Controls and coordinate different muscular actions। जो cerebellum है वो जितने भी हमारे muscular actions होते हैं उन्हें control और coordinate करके रखती है and is responsible for precision of voluntary action and maintains posture and equilibrium of the body during various activities such as walking, drinking, riding, etc। ये क्या करती है? ये पहले तो जितने भी हमारे वॉलंटरी एक्शंस होते हैं उनमें प्रिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और उसके साथ में जो बॉडी है उसका पोस्चर और इक्विलिब्रियम को ये मेंटेन करके रखती है उन एक्टिविटीज में, जैसे हमारी वॉकिंग हुई, ड्रिंकिंग हुई, राइडिंग हुई, ऐसी सारी एक्टिविटीज में बॉडी के पोस्चर को, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का वर्क सेरेबेलम का होता है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हमारे पॉन्स। इट लाइज अबव द मेड्यूला एंड टेक्स पार्ट इन रेस्पिरेशन। जो पॉन्स हैं वो मेड्यूला के अबव प्रेजेंट होते हैं और ये रेस्पिरेशन में भी पार्ट लेते हैं। रिलेस इम्पल्सेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। और इनका वर्क क्या होता है? देयर वर्क इज टू रिले इम्पल्सेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब हमारा लास्ट पार्ट आता है मेड्यूला ओविलोंगेटा, क्लियर। मेड्यूला ओविलोंगेटा इट इज फाउंड कंटिन्यूअसली विद द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करता है? ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यूअसली प्रेजेंट रहता है। इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस सच एज ब्रीथिंग एंड ब्लड प्रेशर। जो वॉलंटरी एक्शंस थे उन्हें हमारी सेरेबेलम कंट्रोल करती थी, बट मेड्यूला ओविलोंगेटा का वर्क क्या होता है? ये जितने भी हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं जैसे ब्रीथिंग हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, इन्हें कंट्रोल करके रखता है। ऑल्सो इट रेगुलेट रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस लाइक सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग। और इसका एक और वर्क रहता है, जितने भी हमारे रिफ्लेक्स रेस्पॉन्सेस रहते हैं जैसे सलाइवेशन हुआ, वॉमिटिंग हुआ, इनको भी ये रेगुलेट करके चलता है। सो द लास्ट थिंग इज ऑब्वियसली, अभी हमने पढ़ लिए जो ह्यूमन ब्रेन है उसके पार्ट्स क्या हैं। अब बात आती है जो ह्यूमन ब्रेन है उसके फंक्शंस क्या हैं।
First, it coordinates activities of the body so that mechanism and hormonal reaction of body work together. ये क्या करते हैं, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं बॉडी की उन्हें कोऑर्डिनेट करके रखता है ताकि जो मैकेनिज्म है, हार्मोनल रिएक्शंस हैं, वो इजीली परफॉर्म हो पाए. क्लियर? ऑल्सो it receives information carrying nerve impulses from all the sensory organs of the body. इसका वर्क क्या रहता है? इसका वर्क रहता है कि जो इंफॉर्मेशंस हैं उन्हें कैरी करे. क्लियर? कैरी नर्व इम्पल्सेस को कैरी करे. जितने भी हमारे सेंसरी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनसे ये नर्व इम्पल्सेस को कैरी करे, ये भी इसी का वर्क रहता है. ऑल्सो it responds to the impulses brought in by the sensory organs by sending its own instructions to the muscles and glands, causing them to function accordingly. इसका फंक्शन क्या रहता है कि ये जितने भी हमारे नर्व इम्पल्सेस हैं, क्लियर, जितनी भी हमारी इम्पल्सेस हैं brought in by sense organs, जो हमें सेंस ऑर्गन्स के थ्रू मिली हैं, उन्हें रेगुलेट करे, उन्हें रेस्पॉन्ड करे बाय सेंडिंग इट्स ओन इंस्ट्रक्शन. खुद की इंस्ट्रक्शंस ये मसल्स को दे, ग्लैंड्स को खुद की इंस्ट्रक्शंस दे और जितनी भी हमारी इम्पल्सेस हैं उनको रेस्पॉन्ड करे, कॉजिंग देम टू फंक्शन अकॉर्डिंगली, ताकि जो हमारा फंक्शन है वो अकॉर्डिंगली और प्रोटेक्टिवली हो पाए. इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन. ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है so that the behavior of human being can be modified according to the past experiences. ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है ताकि जो ह्यूमन बीइंग है उसका जो बिहेवियर है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए मॉडिफाई होता रहे. क्लियर? So it also stores information so that the behavior of human being can be modified according to the past experiences. अभी ह्यूमन ब्रेन हमारा हो गया फिनिश. Now it's turn to learn about spinal cord. तो spinal cord क्या होती है? It is long tubular bundle of nervous tissues arising from the medulla oblongata. ये क्या होती है? लॉन्ग ट्यूबुलर बंडल होती है नर्वस टिश्यूज का जो मेड्यूला ओब्लांगेटा से अराइज होती है. इट्स फंक्शन प्राइमरीली इन द ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल सिग्नल्स बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी. इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है जितने भी हमारे न्यूरल सिग्नल्स हैं उन्हें और उन आई मीन टू से जो ट्रांसमिशन है न्यूरल सिग्नल्स का ब्रेन में और बॉडी के रेस्ट पार्ट्स में, उनके बीच में जो ट्रांसमिशन है उसको कराने का जो फंक्शन रहता है वो स्पाइनल कॉर्ड का रहता है. दैट इज इट्स फंक्शन प्राइमरीली इन द ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल सिग्नल्स बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी. सो इट्स अ चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन द रिफ्लेक्स एक्शन. जो रिफ्लेक्स एक्शन रहता है उसमें ब्रेन का क्या रोल रहता है? एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually brain has no role to play in reflex action. brain का कोई रोल ही नहीं होता reflex action में. It is an extremely quick action which does not involve any thinking by the brain. ये जो होता है वो क्या होता है? जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो काफी एक्सट्रीमली क्विक एक्शन होता है जिसे ब्रेन की थिंकिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती ही नहीं है. इन दिस टाइप ऑफ एक्शन द स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड दैट सेंड्स अ रिस्पांस. एग्जांपल कफिंग. ये क्या करता है? ये वो रिस्पांस होता है जो स्पाइनल कॉर्ड रिसीव करती है और उसे सेंड कर देती है रिस्पांस को, ताकि जो हमारा रिस्पांस है वो क्विकली हो पाए. एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा कफिंग हो गया. दैट इज ब्रेन का कोई रोल नहीं रहता है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन में. जो रोल होता है वो किसका होता है? स्पाइनल कॉर्ड का होता है. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी किया, ब्रेन के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया, दैट इज हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन एंड ऑल्सो अबाउट द जो मिड ब्रेन होता है उसके बारे में डिस्कस किया. अलॉन्ग विद दैट हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस किया. इन नेक्स्ट सेशन वी विल गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर. टिल देन, good luck.